Hello everyone, welcome to Career Smart Learners. I'm Jaya Gulwani, your science teacher. Today we'll be learning chapter number 4 of class 7, that is heat. In this chapter, we'll be covering following points at what is heat, what is temperature and different types of thermometers. In this picture you can see many things. Some are hot while others are cold. Sometimes you touch some things, you feel very hot. Sometimes you feel that they are cold. Some things are very cold, some things are very hot, and the hotness and coldness also depends from person to person. जैसे कि गर्मियों में कुछ लोगों को बहुत गर्मी लगती है, कुछ लोगों को मॉडरेट लगता है टेम्परेचर. सिमिलरली ठंड में भी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कुछ लोग बेयर कर पाते हैं उतने टेम्परेचर को. तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन नॉट डिपेंड ऑन आवर सेंस ऑफ टच फॉर एस्टिमेटिंग द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज़ एक्चुअली द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. सबसे पहले हीट क्या होता है. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी. सो विच विल गिव यू द sensation or the feeling of hotness or coldness of an object. All right. So heat, there are many factors related to heat which can be said as heat can be transferred from one object to another object. Heat flows up from a region of higher temperature to the lower temperature and so on. इसके बारे में हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे. तो जैसा कि मैंने कहा कि जो ह्यूमन टच है वो बता नहीं सकता कि एक्चुअली क्या है हॉटनेस एंड कोल्डनेस जस्ट बाय मियरली टचिंग इट. उसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. 3 ग्लासेस लिए हैं इस पिक्चर में. वन इज़ कोल्ड, वन इज़ हॉट एंड द अदर इज़ ऑफ रूम टेम्परेचर. इमर्स योर हैंड्स, वन इन द हॉट वाटर, द अदर इन द कोल्ड वाटर, एंड लीव इट फॉर अ मिनट और 2. आफ्टर दैट put your hands in the room temperature water. What will you observe? That the hand which was in the cold water is now feeling warmer and the hand which was in the hot water now feels cooler. इसका मतलब ये साफ है कि हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते हमारे सेंस ऑफ टच पे अगर हमें करेक्ट एस्टिमेशन चाहिए हॉटनेस या कोल्डनेस का कोई भी ऑब्जेक्ट से. तो हमें किस पर डिपेंड करना चाहिए टू नो दैट? फॉर दैट यू हैव टू हैव अ थर्मोमीटर. अब थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर क्या है, लेट्स स्टडी अबाउट इट. तो थर्मोमीटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम एग्जैक्ट टेम्परेचर को मेजर करते हैं. कोई भी चीज़ के टेम्परेचर को मेजर करना हो तो हम थर्मोमीटर्स का यूज़ करते हैं. सो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नीडेड टू नो द टेम्परेचर इज़ द थर्मोमीटर. सो उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हीट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं अलग अलग चीज़ों पर. सो हीट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द टेम्परेचर. व्हेन वी हीट एनी सब्सटेंस इट टेम्परेचर इंक्रीजेस. सो ऑन हीटिंग इट्स टेम्परेचर इज़ ग्रेजुअली गोइंग टू इंक्रीज. कोई भी चीज़ को जब गर्म करोगे तो टेम्परेचर बढ़ता है. सिमिलरली जब हम उसमें से उस हीट या हॉटनेस को हटा देते हैं तो इट गिव्स आउट द हीट एनर्जी एंड द टेम्परेचर रैपिडली फॉल्स डाउन. धीरे धीरे वो चीज़ ठंडा होना शुरू हो जाती है. देन हीट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द स्टेट. मतलब वो एक स्टेट से दूसरे फॉर्म में बन सकता है फ्रॉम आइदर सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैशियस. सो व्हेन वी हीट अ सॉलिड इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड. ऑन फर्दर हीटिंग इट you can change that liquid into the gaseous form as you can see in this picture. Next is expansion in solids. A solid has definite shape and its particles are also very closely tightly packed. उनके particles बहुत closely packed होते हैं इसीलिए उसका shape solid होता है, rigid होता है. You cannot compress it. So the force of attraction between the molecules is also very strong. क्योंकि वो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास में है, क्लोज टू ईच अदर हैं, तो उनका अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा है उन मॉलिक्यूल्स में. तो जब हम सॉलिड पार्टिकल्स को हीट करते हैं दे कैन नॉट मूव ऑब्वियसली बट दे कैन ओनली वाइब्रेट इन देयर फिक्स पोजिशन. तो जितना हम हीट करेंगे उतना ही वो ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं. एंड डिफरेंट सॉलिड्स का जो एक्सपेंशन है इट डिपेंड्स अपॉन द मटीरियल एंड द अमाउंट ऑफ हीटिंग ऑन इट. इनके एप्लीकेशंस हम लोग डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं. जैसे
रेलवे ट्रैक्स का है, दे आर कंस्ट्रक्टेड विद गैप्स in the rails to allow the metal rails to expand due to the heat of the summer and the heat generated by the friction. उनको एक्सपेंशन के लिए जगह चाहिए होती है, इसीलिए उनके ट्रैक्स के बीच में गैप्स होती हैं. सिमिलरली जो व्हील्स ऑफ बुलक कार्ट होते हैं उनमें भी मेटल रिम्स होते हैं जो स्लाइटली छोटे होते हैं दैन द वुडन व्हील. तो जो मेटल रिम होता है उसको जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है. क्यों? क्योंकि सॉलिड्स एक्सपैंड होते हैं ऑन हीटिंग. तो जैसे ही वो एक्सपैंड होता है तो हम लोग उसको जल्दी से वुडन रिम व्हील पर अटैच कर देते हैं. फिर जब वो रिम कूल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसकी जो ग्रिप है वो वुड पर फर्मली फिक्स हो जाती है और वो फिर कभी उसमें से अलग नहीं होता. नेक्स्ट, कमिंग टू एक्सपेंशन इन द लिक्विड्स. Liquids do not have definite shape, but they have definite volume, as you all know. You all have studied in 6th standard. So, thus they only show expansion in the volume. वो सिर्फ उनके volume में expansion दिखाते हैं. So, liquid particles are less tightly packed. So, on heating, they vibrate more vigorously. Hence, a liquid will expand more than a solid. क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं तो वो सॉलिड से ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी एक्सपैंड भी होते हैं. इनके एप्लीकेशंस देख सकते हैं हम लोग कि अगर कोई लिक्विड होता है जब उसको हीट मिलती है तो वो एक्सपैंड होता है. जैसे कि हमारा थर्मोमीटर में एक लिक्विड होता है जिसको मर्क्यूरी बोलते हैं. जब उसको हीट मिलती है, मतलब जब अगर किसी को बुखार हो और हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसमें जो मर्क्यूरी है वो हीटअप हो जाती है और हीट होने की वजह से वो एक्सपैंड होती है. जब वो एक्सपैंड होती है तो इस थर्मोमीटर में जो ट्यूब है उसमें वो राइज अप हो जाती है. Similarly, the milk which is kept on a stove, when it starts boiling और एक certain temperature पे आ जाता है तो वो overflow हो जाता है वेसल में से, मतलब वो expand हो जाता है. आया समझ में? Next one is expansion in gases. Gases have indefinite shapes, indefinite volumes, but their particles which are there in the molecules which are there, they are very very loosely packed. So the force of attraction between gas molecules is also negligible. क्योंकि वो बहुत दूर दूर होते हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, तो इट इज़ नेग्लिजिबल यानी बिल्कुल मामूली, बहुत कम अट्रैक्शन रहता है. उनके पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं और वो बहुत जल्दी एक्सपैंड होते हैं और बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर. एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन इन गैसेस, ये एक हॉट गैस बलून है एंड यू नो इसमें नीचे एक बर्नर लगा होता है. तो जब वो बर्नर को हीट करते हैं तो उसके जो अंदर की हवा होती है वो हॉट हो जाती है एंड हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अपवर्ड. तो जब हॉट एयर ऊपर उठती है तो वो बलून को भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करना शुरू कर देती है. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स फॉर गैसेस. नाउ कम्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टेम्परेचर. सो अभी जो टेम्परेचर है इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ देन हाउ कैन यू मेजर दिस टेम्परेचर? You can measure it with the help of a thermometer. So what is this thermometer? Thermometer बना हुआ कैसे होता है? एक उसमें लॉन्ग स्टेम होती है जो ग्लास की बनी होती है. उसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब होता है जिसमें बहुत सारे रीडिंग्स लिखे होते हैं. फिर उसमें बल्ब जो आगे का टिप है दैट इज़ द बल्ब जिसमें मर्क्यूरी फिल्ड होती है. तो जैसे ही उसको हीट मिलती है मर्क्यूरी एक्सपैंड होती है और ऊपर राइज होती है इन द कैपिलरी ट्यूब. सो दिस इज़ हाउ इट फंक्शंस. नाउ थर्मोमीटर्स सिर्फ एक ही तरह के नहीं होते. देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, अल्कोहल थर्मोमीटर, मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स, एंड उनके अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. तो सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की. तो इट इज़ यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर मेड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो जब भी कब फीवर वगैरह होता है तो वी यूज़ दिस थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट. तो इसकी जो रेंज होती है वो बहुत शॉर्ट रेंज होती है, दैट इज़ फ्रॉम 35 डिग्रीज टू 42 डिग्री सेल्सियस. और ये शॉर्ट रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इसीलिए है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है इट नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, नीदर डज इट गो अबव 42 डिग्री सेल्सियस. Now, in this clinical thermometer, there is a kink which is present in it, which does not allow the mercury which is going up, which is rising up in the thermometer to fall down easily. किंक की वजह से जो मर्क्यूरी राइज होती है वो उसी एक पॉइंट पर आके रुक जाती है. तो
क्या उसका फ़ायदा ये होता है कि मर्क्यूरी लेवल फिर से नीचे नहीं गिरती। अगर ये किंक नहीं होता तो जब तक हम पेशेंट के मुंह में वो थर्मोमीटर रखते तब तक मर्क्यूरी राइज होती और एक पॉइंट पर आकर रुकती, पर जब हम निकालते और उसको मेजर करने के लिए देखते तो वो मर्क्यूरी फॉल डाउन हो जाती, विच वुड गिव यू एन इनकरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर. सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक in this thermometer. So we can put them under the tongue or under the in armpits to measure it. The next one is a digital thermometer. Digital thermometer आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. Everybody uses this type of thermometer only because the mercury is very toxic. तो mercury ना यूज़ करने के लिए we can use this thermometers instead. This is a battery operated thermometer. So this is about the digital thermometer. You can pause my video and see it. Next comes the laboratory thermometer. It is used to measure the temperature of things in the laboratory, in the science laboratory. So it is used to measure them. Now in this laboratory thermometer, the range of this is from minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Okay, this is known as the range of thermometer. Next one is the maximum minimum thermometer. This is used to measure the day-to-day changes in the weather. This is called the maximum minimum thermometer. जो day-to-day changes होते हैं weather में उसको measure करने के लिए ये use किया जाता है. All right. Now the next one. Now we'll talk about it in a little detail about the laboratory thermometer. There are some things that we have to keep in mind when you use this laboratory thermometer. That is that the bulb of this should be immersed in the liquid जिसका temperature हमको लेना होता है. Then the bulb should not touch the bottom of the vessel, neither should it touch the sides of the vessel. Okay, and then it should always be holded vertically while using this laboratory thermometer. Alright, so these were a few things about the clinical and the laboratory thermometer. Let's take a quick recap about these on the basis of comparison about the clinical and the laboratory thermometer. The first one is the scale. So clinical thermometer is scaled from 35 to 42 and in the laboratory thermometer it is from minus 10 to 110 degrees Celsius. Then the mercury level does not fall down in the clinical thermometer just because there is a kink. और यू कैन कॉल इट एज अ कंस्ट्रिक्शन विच इज़ प्रेजेंट इन द थर्मोमीटर जिसकी वजह से उसकी लेवल नीचे नहीं गिरती. वेर एज इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर इसकी लेवल नीचे गिर सकती है अगर हमने उस लिक्विड में से उसको हटा दिया. तो हमको जब उसकी रीडिंग लेनी होती है लेबॉरेटरी थर्मोमीटर की तो हमें ध्यान रखना होगा कि वो उस कंटेनर में ही रहे तभी हम उसको ले सकते हैं. Alright, next one, the readings temperature can be read even after removing it from the patient's body, whereas इसमें जो laboratory thermometer है उसकी रीडिंग हम सिर्फ तब ले सकते हैं जब वो उस मटीरियल या उस चीज़ के साथ टच में हो. Then the jerk point is to lower the mercury level, jerks are given. जब भी हमको mercury level फिर से below 35 डिग्रीज लानी होती है तो हमें उसको jerk करना होता है ताकि वो mercury level फिर से नीचे आ जाए and then you can use it on someone else or otherwise you can take another reading. So you have to jerk it. But laboratory thermometers में ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि वो automatically rapidly mercury fall down हो जाती है when it is removed from the liquid which is to be measured. Then the position is that it can be tilted while taking the readings. हम लोग मुंह में रखते हैं तो वो थोड़ा टेढ़ा भी हो जाता है. But laboratory thermometer में you have to keep it in the vertical position only when you have to take the readings. And then clinical thermometers are used to take body temperature, whereas laboratory thermometers are used for taking the temperature of substances in the laboratory. So this is what was in today's part 1 of this chapter heat. In my part 2, we will be discussing about the transfer of heat from one object to another object. Hope you like this video. Thank you.